हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं चैप्टर पीरियोडिक टेबल और लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तब ये कहा था कि प्रेजेंट टाइम में हमें 118 एलिमेंट नोन हैं, लेकिन जब से हमने मैटर को स्टडी करना शुरू किया तब एलिमेंट की क्वांटिटी इतनी नहीं थी। पहले एलिमेंट कुछ कम थे, धीरे धीरे करके उनकी क्वांटिटी बढ़ती चली गई। जब एलिमेंट कम थे तो उन्हें उनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर याद रखना आसान था। जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होते चले गए, एलिमेंट को याद रखना मुश्किल होता चला गया, इसीलिए हमें अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ी है। सबसे पहले अटेम्प्ट किया था लेबोशियर ने मेटल को उनकी फिजिकल एलिमेंट को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, सॉलिड्स, मेटल, लिक्विड एंड गैस, नॉन मेटल। कुछ एक्सेप्शन थे, हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर हमने बात की थी डोब्रेनियर ट्राइड्स के बारे में, न्यूलैंड ऑक्टेव के बारे में। फिर हमने बात की थी लोदरमेयर कर्व के बारे में, जो काफ़ी हाइपोथेटिकल अजम्पशन थे, हाइपोथेटिकल सजेशंस थे एलिमेंट को क्लासीफाई करने के बारे में। लास्ट जो हम बात कर रहे थे वो है हमारे पास में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। चलिए वहीं से हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ याद हो तो इसमें हमने कहा था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये हमें स्टेट करता है, क्या कहता है ये, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट is the periodic function of their atomic mass। ये हमारे पास में स्टेटमेंट है किसका, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये पीरियोडिक लॉ जो मेंडलीव ने हमें सजेस्ट किया था, हमने इस लॉ को यूज़ करते हुए पहली बार एलिमेंट को उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मींस उनके ऑक्साइड और उनके हाइड्राइड के बिहाफ पर अरेंजमेंट किया था। जितने भी नॉन एलिमेंट थे, हमने जो टेबल बनाई हमने उसे पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। क्या एडवांटेज थे वो भी हमने देखे और क्या डिसएडवांटेज थे वो भी हमने देखे हैं। क्लियर? अब मेंडलीव का जो लॉ है, ये जो लॉ है, इस लॉ को स्टडी किया। हाँ, इस लॉ को रेफरेंस मानते हुए कुछ चेंजेस थे। क्या चेंजेस थे वही हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मोज़ले, अब इनको यहाँ पर इनका यहाँ पर जिक्र करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फिजिसिस्ट थे। क्या थे? ये एक फिजिसिस्ट थे। मोज़ले ने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को स्टडी किया और उन्होंने ये कहा, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी को भी एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन बता रहे हो, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी आफ्टर सर्टेन टाइम एटॉमिक मास इंक्रीज करते हुए चेंज होनी चाहिए, या यूँ कहे रिपीट होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, मोज़ले एक फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लिए, इनको स्ट्राइक करवाया मेटल की शीट पे। अब ये मेटल पता है कोई सा भी एलिमेंट हो सकती है, ये सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, जिंक, निकल, टिन, लेड, एल्यूमिनियम, कुछ भी मेटल की शीट यहाँ पर हो सकती है। जब मोज़ले ने
फिजिकल प्रॉपर्टी का रिपीटेशन देखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेटल की शीट पर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया, तो उन्होंने ये देखा कि यहां से एक्स रे निकल रही है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल मेटल की शीट पर स्ट्राइक होगा, यहां से एक्स रे निकल रही है। और ये जो एक्स रे निकल रही है, इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। मोज़ले ने ये कहा कि अल्फा पार्टिकल को मेटल शीट पर स्ट्राइक करवाने के बाद जो एक्सरे निकल रही है, उस एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी ही है। क्लियर? अगर मेंडलीव का लॉ सही है तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल से निकलने वाली एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है, उसका प्लॉट एटॉमिक मास के अगेंस्ट एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। देखो मेंडलीव क्या चाहता था, मेंडलीव ने क्या किया, उसने एक ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में, एटॉमिक मास, डिफरेंट डिफरेंट मेटल की शीट जो वो यहां पर ले रहा था, वो जो यहां पर ले रहे थे, उनके एटॉमिक मास और उन मेटल शीट से निकलने वाले एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आ रही थी, उन दोनों के बीच उसने प्लॉट किया एक ग्राफ। अब स्टूडेंट, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एटॉमिक मास जो कि मेटल की शीट से आ रही है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को फुलफिल कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू मोज़ले ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। लेकिन ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन न आकर के थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता चला जा रहा था। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना आकर के ये एक इर्रेगुलर ग्राफ बनता चला जा रहा था, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन से रेगुलर डिफ्लेक्ट होता चला जा रहा था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये स्टेटमेंट सही है। मोज़ले ने, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, इस लॉ को प्रूफ रीड करने के लिए एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसे एलिमेंट उस मेटल शीट के एटॉमिक मास से अगेंस्ट प्लॉट किया। उसने ये कहा अगर ये सच में पीरियोडिक फंक्शन है, अगर ये सच में पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा था, लेकिन आ नहीं रहा था। ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन से ग्राफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो अब एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई, क्या मेंडलीव का लॉ गलत है या मोज़ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो गलत है? स्टूडेंट्स, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। मेंडलीव के किए हुए वर्क पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड को स्टडी करने के बाद जो उसने टेबल दी, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया किसने? मोज़ले ने। तो उसको करेक्ट भी वही करके दे रहा है। मोज़ले जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने खुद इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी को एटॉमिक मास के बिहाफ, एटॉमिक मास के अगेंस्ट नहीं, लेकिन अगर मैं एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट करता हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे ऑफ डिफरेंट मेटल शीट को अगेंस्ट एटॉमिक नंबर प्लॉट करता हूं, तो ये ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्लियर? तो जो लॉ मेंडलीव ने सजेस्ट किया था, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया मोज़ले ने, और जिसे हम मोज़लेस पीरियोडिक लॉ या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मोज़लेस पीरियोडिक लॉ या फिर हम इसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब ये लॉ हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? ये लॉ हमें सजेस्ट कर रहा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ element is the
periodic function of their atomic number। क्लियर है? ये जो वर्ड था एटॉमिक मास, हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया एटॉमिक नंबर से। तो जो मेंडलीव के एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा ड्रॉबैक रह गया था उसको कवर किया, उसको करेक्ट किया मोजले ने। कैसे? डिफरेंट एलिमेंट की शीट पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके जो एक्सरे निकला है उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। तो सिर्फ मास को नंबर से डिस्प्लेस कर दिया, लॉ हमारा करेक्ट हो गया। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो स्टूडेंट, हम प्रेजेंट टाइम में जो पेरियोडिक टेबल देखते हैं, जो हम आज की तारीख में यूज भी करते हैं, वो मोजले पेरियोडिक लॉ या फिर मॉडर्न पेरियोडिक लॉ पर डिपेंडेंट है। क्लियर? क्या है लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर? चलिए, इस बिहाफ पर हमारी जो पेरियोडिक टेबल है वो क्या है, उसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेरियोडिसिटी क्या होती है। हमारी आज की क्लास का जो हेडिंग है वो है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ये हमारी आज की क्लास का हेडिंग है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक बेसिक सी डेफिनेशन, वो है हमारे पास पेरियोडिसिटी। व्हाट इज मीन बाय पेरियोडिसिटी? आपको ये पता होना चाहिए कि पेरियोडिसिटी का मतलब क्या है। पेरियोडिसिटी का मतलब है द रिपीटेशन of elements with similar properties. What is periodicity? The repetition of element with similar property after certain interval. After certain interval on increasing in order of, on arranging in, sorry, not increasing in, on arranging in order of increasing एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं तो आफ्टर सर्टन इंटरवल जो एलिमेंट सिमिलर फिजिकल और सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं वो एक कॉलम में रिपीट होने लग जाते हैं। इसी को ही पेरियोडिसिटी कहा जाता है। अब अगर आपसे बात की जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी, पेरियोडिसिटी का कारण क्या है, तो पेरियोडिसिटी का कारण ये है इट्स रिकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल। जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तो जब आपके पास एलिमेंट्स का वैलेंस शेल सेम आएगा तब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। दैट इज द कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी। इज दिस क्लियर? अगर आपको इस पेरियोडिसिटी में और कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत भी, तो हम मॉडर्न मेंडलीव पेरियोडिक टेबल को फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा था एलिमेंट सबसे पहले हमारे पास बनाता है R2O, फिर बनाएगा
RO, फिर बनाएगा R2O3 और फिर हमारे पास बनाता है RO2। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सोडियम के बारे में, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहां पर हमने ले लिया, यहाँ पर हम जैसे कार्बन ले सकते हैं, सोडियम के नीचे हमारे पास में आता है पोटेशियम, कैल्शियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। तो स्टूडेंट देखो, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर कर रहे थे तो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों एक ही कॉलम में आ रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों एक ही कॉलम में आ रहे हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम ये भी एक ही कॉलम में है, और कार्बन और सिलिकॉन ये भी एक ही कॉलम में है। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका रीजन ये है कि सोडियम जो है उसके वैलेंस शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है और पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। गैलियम, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और गैलियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी भी एक वर्टिकल कॉलम में आने वाले एलिमेंट सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दिस इज द कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी। क्लियर? अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए और इलेबोरेट कर देता हूं। थोड़ा सा हम इसको आपके लिए और इलेबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं एल्काली मेटल्स के लिए। एल्काली मेटल्स के लिए जैसे कि हमने बात कर दी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एल्काली मेटल्स 2,1 एटॉमिक नंबर 3 है, 2,1, सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1। तो आप लोग देख सकते हो सबके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस एल्काली मेटल, सारे एल्काली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। क्लियर? दिस इज द कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल। जो हमारी पेरियोडिक टेबल है उसकी लॉन्ग फॉर्म जो है उसको 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल के बारे में आपसे बात करूं तो ये किसी एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। टाइम बाय टाइम मोर देन मैनी ऑफ द मैनी पर्सन यहाँ पर इंक्लूड होते रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास में है वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका कंट्रीब्यूशन भी है। यहाँ पर वाघे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका कंट्रीब्यूशन भी है। ये बोहर नाम के साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी माना जाता है, और बोहर एंड बरी बोथ आर द सेम। तो वर्नर, वागे, बोहर एंड बरी, इन चारों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, वर्नर, वागे, इसे रेंज कहेंगे, सॉरी नॉट वर्नर, रेंज, बोर एंड बरी, इन चारों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो पेरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं उनको बनाने में दिया जाता है। दिस ऑल्सो रेफर बोहर स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारी पेरियोडिक टेबल है वो बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, बोहर स्कीम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसको रेफर करती है, इसलिए इसे बोहर पेरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल के बारे में तो इसके अंदर टोटल 7 तो होते हैं पीरियड्स, एंड इसमें टोटल 18 होते हैं हमारे पास में ग्रुप। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल है उसमें बोहर स्कीम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है उसमें 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। अगर आपसे बात की जाए
पीरियड्स के बारे में, तो ये क्या होते हैं? दे आर द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल रो बनती है लेफ्ट टू राइट साइड, उन्हें पीरियड्स कहा जाता है। और अगर आपसे बात की जाती है ग्रुप्स के बारे में, सो वर्टिकल कॉलम, जितने भी वर्टिकल कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। क्लियर? तो ये हमारे पास में टोटल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा किसके बारे में? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। टोटल 7 पीरियड्स हैं, 18th ग्रुप हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट। ग्रुप क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट। अब हम वन बाय वन जितने भी पीरियड्स हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उनके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल का छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है, तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है? सबसे पहले हम बात करते हैं कितने हैं। तो टोटल 7 पीरियड्स हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे बात करूं पीरियड कौन सा है, दूसरा उसे क्या कहा जाता है, और थर्ड हम बात करते हैं उस पीरियड की टोटल रेंज कितनी है। रेंज मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट पीरियड है, इसे कहा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। इसे कहा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं। एक हमारे पास में आता है हाइड्रोजन और एक हमारे पास में आता है हीलियम। ठीक है? तो इसमें टोटल 2 ही एलिमेंट है, इसलिए इसे एक वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड और थर्ड पीरियड के बारे में, इन्हें कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट हैं हमारे, जो सेकंड और थर्ड पीरियड है, इन्हें कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्यों कहा जाता है, इसको भी देखिएगा। ये हमारे पास लिथियम से स्टार्ट होकर के नियॉन 10 तक स्प्रेड है, ये हमारा है सेकंड पीरियड। और अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो ये हमारा सोडियम से स्टार्ट होकर के ऑर्गन तक स्प्रेड आउट हो रखा है। क्लियर? सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है 3 लिथियम से 10 नियॉन तक, और थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है 11 सोडियम से लेकर के 18 ऑर्गन तक। ये जो हम बॉटम में लिख रहे हैं, ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं फोर्थ पीरियड के बारे में, तो इसे कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। इसे क्या कहा जाता है? इसे लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। और ये हमारा स्टार्ट होता है 19 पोटेशियम से लेकर के 31 क्रिप्टॉन तक। ठीक है? ये हमारा स्टार्ट होता है, सॉरी नॉट 31, इट्स 36। ये 31 नहीं है, 36 तक ये हमारा स्प्रेड है। जो फोर्थ है इसे लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, और जो फिफ्थ होता है हमारे पास, जो हमारा फिफ्थ पीरियड है, इसे भी एक लॉन्ग पीरियड कहा जाता है।
और ये हमारा स्टार्ट होता है 37 रुबीडियम से लेकर के ज़ीनॉन 54 तक। 37 रुबीडियम से लेकर के ज़ीनॉन 54 तक जो हमारा पीरियड स्प्रेड आउट है ये होता है 5th पीरियड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे, अगर इसके बाद हम बात करते हैं 6th पीरियड के बारे में, ये इसे कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक आती है, यहाँ पर ट्रिक क्या मतलब अरेंजमेंट में एक कंसेप्ट निकल करके आता है कि जो 6th पीरियड है उसमें टोटल एलिमेंट होते हैं 32। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ पीरियड के टोटल एलिमेंट्स के बारे में, फर्स्ट में है 2, थर्ड में है 10, यहाँ पर हो जाते हैं हमारे पास 10, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास में 18, फिर हमारे पास में 18 हो जाएंगे। 6 में हमारे पास टोटल एलिमेंट हो जाते हैं 32। टोटल एलिमेंट कितने हो जाते हैं हमारे पास में 32। इसी तरह से जो हमारा 7th पीरियड है इसे भी कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड, और इसके अंदर भी टोटल 32 एलिमेंट हमारे आते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पर रेंज वाला जो ब्लॉक है उसको यहाँ पर एम्प्टी रखा हुआ है। एम्प्टी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट तो आते ही हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट तो आते ही हैं, प्लस लेंथेनाइड सीरीज भी आती है, लेंथेनाइड सीरीज भी आती है। इसी तरह से 7th पीरियड जो है इसमें भी ट्रांजिशन एलिमेंट तो आते ही हैं, प्लस एक्टिनाइड सीरीज भी आती है। क्लियर है? तो यहां पर हमारी रेंज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, चलो हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन आप ये देख सकते हो कि हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसका 6th पीरियड हमारा शुरू होता है एटॉमिक नंबर 55 से लेकर के 86 तक। मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 55 से लेकर के 86 तक ये हमारा जाएगा, और ये हमारा जाएगा 87 से लेकर के 118 तक। आउट ऑफ 32 एक्टिनाइड सीरीज के टोटल एलिमेंट 14 हैं, और लेंथेनाइड सीरीज के भी टोटल 14 एलिमेंट हमारे अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास, ये है हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका, हमारे पीरियड्स के डिस्क्रिप्शन का। इज दिस क्लियर? आप लोगों ने नोट कर लिया? प्लीज बी क्विक टू नोट इट डाउन। कौन सा पीरियड है, क्या कहा जाता है, रेंज क्या है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अगर ये आप लोगों ने नोट कर लिया है और आप लोगों को ये समझ में भी आ गया है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप हमारे वर्टिकल कॉलम हैं उनका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। टोटल 18 हमारे पास टोटल 18 वर्टिकल ग्रुप, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम यहां पर उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले हमने कहा टोटल एलिमेंट है। जो हमारे पास ग्रुप है 1, ये होता है एल्काली मेटल्स। मतलब जो भी पीरियड है उसका पहला जो एलिमेंट है वो एल्काली मेटल होगा, और जो पूरा वर्टिकल कॉलम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्काली मेटल्स ही होंगे।
जो ग्रुप 2 है ये होता है हमारे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या होते हैं ये होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ग्रुप 18 के बारे में, ये होते हैं हमारे पास नोबल गैस, जिन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंसेस एट ऑल। ठीक, अगर मैं आपसे बात करता हूं ग्रुप 17 के बारे में, इन्हें कहा जाता है हेलोजन। इन्हें कहा जाता है हेलोजन। अगर मैं आपसे ग्रुप 16 की बात करूं, इन्हें कहा जाता है निक्टोजन। अगर मैं आपसे बात करूं ग्रुप 15 के बारे में, इन्हें कहा जाता है चैल्कोजेंस। क्लियर? अब देखो यहां पर ये जो ग्रुप हैं, टोटल हमने कुछ सिलेक्टेड ग्रुप के बारे में बात की है, सबके बारे में तो बात की नहीं है। जैसे हमारे पास टोटल वर्टिकल कॉलम इस तरह से निकल करके आते हैं। टोटल 18 एलिमेंट का वर्टिकल ग्रुप बन गया। ये है 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्टिकल कॉलम अरेंजमेंट हमने कर दिया। स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये है कि जो इनिशियल कुछ एलिमेंट है वो हमारे 3rd to 10th वाले ग्रुप में नहीं भरे जाते हैं, तो हमारे पास हमारा जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह का निकल करके आता है। पार्टिकल्स का कुछ इस तरह से निकल करके आता है। ठीक है, फर्स्ट में ये रहे हमारे एल्काली मेटल, ये रहे एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये रहे नोबल गैस, ये रहे हेलोजन, निक्टोजन्स, चैल्कोजन, कार्बन फैमिली एंड सो ऑन। हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट निकल करके आ जाते हैं। क्लियर? देखो हर पीरियड स्टार्ट होता है एल्काली मेटल से, एंड होता है नोबल गैस पे। एंड होता है ये नोबल गैस पे। अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट की वैलेंस, देखो अगर मैं बात करता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में और हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में, ग्रुप 1 जो एल्काली मेटल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, वैलेंसी भी होती है 1। एल्केलाइन अर्थ मेटल है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, वैलेंसी भी होती है 2। नोबल गैसेस जो हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, लेकिन वैलेंसी होती है इनकी 0। दे डू नॉट कंबाइन विद एनी अदर सब्सटेंस। हेलोजेंस हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, वैलेंसी है 8 - 7 इज इक्वल टू 1। जो निक्टोजेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो इनकी वैलेंसी है 8 - 6 इक्वल टू 2। इसी तरह से जो चैल्कोजेंस होते हैं इनकी वैलेंसी होती है 5, तो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 5 और वैलेंसी होगी 8 - 5 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास में एक ट्रेंड चला आता है एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का इन अ ग्रुप। इसको भी नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। किसी भी एक ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कितने एलिमेंट हैं जो एल्काली मेटल हैं, टोटल 7 एलिमेंट हैं जो एल्काली मेटल होंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है ग्रुप का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ये ग्रुप डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप भी नोट कर लिया होगा। अब अगर आपसे बात की जाए कि मेरिट क्या है पेरियोडिक लॉ के, मॉडर्न पेरियोडिक लॉ के, मेरिट्स ऑफ मॉडर्न
पेरियोडिक लॉ। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ के एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास में, तो इसमें वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे है पहले अनोमलस पेयर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने मेंडली की पेरियोडिक टेबल पढ़ी थी, तब हमने कहा था कि वहां पर कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का सीक्वेंस थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। कैसे? देखो, टोटल 4 अनोमलस पेयर वहां पर बन रहे थे। कैसे? एक हमारे पास एक अनोमलस पेयर जैसे हमारे पास में बन रहा है, देखो जैसे एक अनोमलस पेयर हमारा बन रहा है ऑर्गन और पोटेशियम का, ऑर्गन और पोटेशियम का। दूसरा जैसे हमारे पास बन रहा है कोबाल्ट और निकल का। एक हमारे पास बन रहा है टेलुरियम और आयोडीन का, है ना। और एक हमारे पास बन रहा है जैसे थोरियम और रेडियम का, थोरियम और पैलेडियम का, नॉट रेडियम, पैलेडियम का। देखो, अगर मैं इन्हें अरेंज करता हूं एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में, तो ऑर्गन का एटॉमिक मास है 40, पोटेशियम का है 39। क्लियर? समझ में आ रही है बात आपको? कोबाल्ट का हमारे पास में हो जाएगा 60, निकल का है 59, टेलुरियम का है 128, आयोडीन का हो जाएगा 127, थोरियम का है हमारे पास 232 और पैलेडियम का हो जाएगा 231। स्टूडेंट, ये है हमारे पास में एटॉमिक मास। लेकिन ये अनोमलस पेयर क्यों है? क्योंकि पेरियोडिक टेबल में इन्हें रखने के लिए हमने ऑर्गन पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक मास कम है, ऑर्गन का ज़्यादा है। अब अगर मैं इन्हें अरेंज कर दूं इनके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर, तो क्या ये जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है ये हमारी करेक्ट हो जाएगी? बिल्कुल। ऑर्गन का होता है 18, पोटेशियम का होता है 19। क्या अब सही है? मास में भले ये ज्यादा था ऑर्गन, लेकिन एटॉमिक नंबर में ये थोड़ा सा कम है। इसी तरह से कोबाल्ट 27, निकल 28, टेलुरियम 58, आयोडीन 59। इज दिस क्लियर? सॉरी, लेट मी करेक्ट इट। इट इज 52 और इट इज 53। इसी तरह से अगर हम बात करें, हमारे पास थोरियम और पैलेडियम है, इट इज 90 एंड इट इज 91। तो स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हो, अगर एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में बात करें तो हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दी थी कुछ एलिमेंट्स की मेंडलीव पेरियोडिक लॉ में, लेकिन जब मोज़ले पेरियोडिक लॉ को फुलफिल करते हुए हम एटॉमिक नंबर पर स्विच कर गए, तो ये जो ट्रेंड है इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये पूरी तरह से सही आ रहा था। ये एक बहुत ही बेटर एडवांटेज कह सकते हो आप लोग, किसका? मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का। सेकंड हमारे पास जो एडवांटेज है, मेरिट है, वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। स्टूडेंट, एक बात मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2, 1H3। या मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं हमारे पास में, जैसे 17 क्लोरीन 35 और एक हमारे पास में है 17 क्लोरीन 37। अगर मैं इस एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, अगर मैं हाइड्रोजन को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहूंगा, तो मुझे 3 अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी, 1, 2 और 3, हाँ या नहीं? लेकिन अगर मैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन एक एलिमेंट को असाइन करनी पड़ेगी। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर पर स्विच कर जाना। अगर मैं क्लोरीन एलिमेंट की बात करूं, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग मुझे क्लोरीन को 2 अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी, जैसा मेंडलीव पेरियोडिक टेबल में हो रहा था। लेकिन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में, जो कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, क्लोरीन एलिमेंट को सिर्फ एक पोजीशन देने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो
तो ये हमारे पास में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। और इस पीरियोडिक टेबल को देख करके हमने ये बता दिया कि कैसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के एलिमेंट एक ग्रुप में आएंगे और कैसे डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के एलिमेंट एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास में था। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इसके डीमेरिट्स के बारे में, डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अगर डीमेरिट्स के बारे में मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला डीमेरिट इसमें है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज तक भी पेरियोडिक टेबल में स्टेबल नहीं है। आप इसे एल्काली मेटल्स के साथ में भी रख सकते हो और आप इसे हैलोजेंस के साथ में भी रख सकते हो। तो इट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के हम हाइड्रोजन की पोजीशन स्टेबल नहीं कर पाए। और दूसरा हमारे पास में ये है कि जो भी हमारे पास में पोजीशन असाइन है, पोजीशन किसकी, एक तो हम बात कर रहे हैं लैंथेनाइड सीरीज की और एक हम बात कर रहे हैं एक्टिनाइड सीरीज की। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की पोजीशन जो है वो प्रॉपर नहीं दे रखी है। प्रॉपर नहीं दे रखी मतलब उनको डी ब्लॉक में से निकाल कर के नीचे एक एफ ब्लॉक अलग से बना दिया गया है, वहां पर प्लेस किया गया है। तो ये हमारे पास में दो ड्रॉबैक हो गए, डीमेरिट हो गए मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के। क्लियर है ये बात? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के, कैसे हमने इन्हें अरेंज किया, कैसे हमारे पास में ये रिजल्ट हमें दे रहे हैं, कैसे हम इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, जो भी हमारे पास नॉन एलिमेंट है हम क्या कर रहे हैं, उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जा रहा है। दे आर क्लासिफाइड इन ब्लॉक। एंड टोटल कितने ब्लॉक हमारे पास पेरियोडिक टेबल में है? टोटल 4 ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल हैं। और किस बिहाफ पर ये ब्लॉक डिसाइड किया जाता है? बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। जो भी हमारे पास एटम है उस एटम के कौन से शेल के किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके बिहाफ पर हमने टोटल एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, मैं आपसे बात करूं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, या हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, या हम बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, टोटल अगर मैं आपसे बात करूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे एस ब्लॉक में, तो टोटल जितने भी एल्काली मेटल्स हैं, जितने भी एल्काली मेटल्स हैं और जितने भी एल्केलाइन अर्थ मेटल हैं, दे ऑल कम्स अंडर द एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप 1 एंड 2 दे ऑल कम्स अंडर द एस ब्लॉक। ग्रुप 1 और 2 जितने भी हैं वो एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रुप 11 to 18, ये सारे के सारे पी ब्लॉक के अंडर आते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपसे ग्रुप 3 to 10, ये सारे के सारे डी ब्लॉक के अंडर आते हैं।
और जो भी हमारी एक्टिनाइड सीरीज है, देखो वैसे तो एफ ब्लॉक के अरेंज हम बात करते हैं, एक्टिनाइड सीरीज की बात कर लो या फिर आप बात कर लीजिए लेंथेनाइड सीरीज के बारे में। एक्टिनाइड सीरीज आती है हमारे 6th पीरियड 3rd ग्रुप में, नहीं सॉरी 6th पीरियड नहीं 7th पीरियड, सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। जो 3rd ग्रुप है उसके 7th पीरियड में एक्टिनाइड सीरीज आती हैं और जो हमारा 6th पीरियड है उसके 3rd ग्रुप में हमारे लेंथेनाइड सीरीज आती हैं। टोटल 28 एलिमेंट ऐसे हैं जो एफ ब्लॉक में आते हैं, 40 एलिमेंट है, 40 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे डी ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में हमारे ऑलमोस्ट 57 एलिमेंट आ जाते हैं हमारे टोटल लगभग। इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास में टोटल 13 एलिमेंट आ जाते हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे बात करता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है S122। क्लियर? पी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है NS2 NP126। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं डी ब्लॉक के एलिमेंट के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो ये हो जाता है हमारे पास में N-1 D1-10 NS022। ये हमारे पास में होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर मैं आपसे एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा N-2F1214 N-1 D0210 सॉरी 022 NS2। ये हमारे पास एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट का। इज दिस क्लियर? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पर n क्या है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, कि कौन से वाले शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो हमारे उन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। जैसे कि अच्छा मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। जैसे कि हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बारे में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक लास्ट जो इलेक्ट्रॉन बनेगा वो आएगा 2s2 में, सोडियम में आ जाता है 2s1 में, इसमें आ जाता है 3s1 में, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4s1 में। ठीक है? या अगर मैं बात करता हूं मैग्नीशियम के बारे में या कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 3s2 में, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 3s2 में और कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 4s2 में। तो आप देख सकते हो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है। स्टूडेंट आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना है, कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट रखे जाते हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। क्लियर? एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट हैं दे आर सॉलिड मेटल्स। जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट हैं दे ऑल आर सॉलिड मेटल। पी ब्लॉक जो होता है इसके अंदर मेटल भी होते हैं, इसके अंदर मेटलॉइड्स भी होते हैं और इसके अंदर नॉन मेटल भी होते हैं। आप ऐसे समझिए जितने नॉन मेटल हैं 22 जो नॉन मेटल हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक में ही सिचुएटेड रहते हैं।
क्लियर? अगर इतनी वैरायटी के एलिमेंट यहाँ पर मिलते हैं तो ये आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलेंगे, ये लिक्विड एलिमेंट भी मिल सकते हैं और गैसियस एलिमेंट भी पी ब्लॉक में ही हमें मिलते हैं। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में सॉलिड मेटल ही आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन हमारे पास में हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है मर्क्यूरी का, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड है और डी ब्लॉक के अंदर रखा हुआ मेटल है। इसी तरह से एफ ब्लॉक की बात करें, ऑल आर सॉलिड मेटल बट दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जितने भी डिफरेंट ब्लॉक हैं पेरियोडिक टेबल में उनको डिफाइन करने का, उनको क्लासिफाई कैसे किया एलिमेंट को हमने ब्लॉक्स की फॉर्म में, वो हमने यहाँ पर बात की। इसी के साथ हमारे पास में एक डिफरेंट और नए तरह के कुछ एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस होते हैं वन बाय वन। अब उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वन बाय वन अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में नोबल गैस। नोबल गैस किन्हें कहा जाता है? नोबल गैस कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ 18th ग्रुप। 18th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें नोबल गैस कहा जाता है। इन्हें इनर्ट गैस भी कहा जाता है। वाई? दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। जनरली ये दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलता, ये नेटिव फॉर्म में ही रहता है। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में। What are the representative element? Elements with complete inner shell and incomplete outermost शेल ओनली। मतलब अगर कोई एलिमेंट है, देखो फॉर एग्जांपल ये रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। अगर वैलेंस शेल देखो 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ शेल है ये मेरा वैलेंस शेल है, ये इनकम्प्लीट है। बाकी सारे शेल अगर कंप्लीट हैं तो इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाएगा। मतलब 2 8 18 और 32 ऐसे एलिमेंट, ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर टोटली फिल्ड हैं तो इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमारे कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनका वैलेंस शेल अगर छोड़ दिया जाए उसके अलावा इनर शेल जितने भी होंगे वो सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। थर्ड हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है? एलिमेंट्स विद
incomplete outermost two shell and rest of the shells complete. फॉर एग्जाम्पल ये रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये वैलेंस शेल है, फोर्थ और थर्ड ये दोनों हमारे इनकम्प्लीट हैं। इसके अलावा जितने भी शेल हैं अगर वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, देखो लास्ट के दो जो हैं ये हमारे इनकम्प्लीट रह गए हैं, मतलब पूरी तरह से फुल नहीं हुए हैं, और इनर जितने भी होंगे अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो इस तरह के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो कौन कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं दे ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन इसमें भी हमारे पास में एक्सेप्ट है, किन किन को छोड़ देता है आपको? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी डी ब्लॉक के अंदर अगर हम जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को छोड़ दें तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब इनको क्यों हम छोड़ रहे हैं? क्योंकि इसका लास्ट शेल भी कंप्लीट होता है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का, और सेकेंड लास्ट शेल भी कंप्लीट होता है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। बाकी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सबको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन अगर हम दें आपसे, एलिमेंट्स विद इनकम्प्लीट outermost three shell and rest of the shell complete। अगर बाहर की 3 शेल इनकम्प्लीट हैं, जैसे देखो रिप्रेजेंटेटिव में एक शेल इनकम्प्लीट होती है आउटर मोस्ट, उसके अलावा सब कंप्लीट। ट्रांजिशन में लास्ट की 2 शेल इनकम्प्लीट होंगी, इनर की सब कंप्लीट होती हैं। ट्रांजिशन में बाहर की वैलेंस शेल 3 इनकम्प्लीट होगी, इनर की सारी कंप्लीट होती हैं। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और अगर बात की जाए आपसे ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। लेकिन इसमें हम ल्यूटेटियम और लॉरेंशियम को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है हमारा। ल्यूटेटियम एंड लॉरेंशियम जो है इसे हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? नोट कीजिएगा स्टूडेंट। लिख लिया आप लोगों ने? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर नोट कर रहे हैं, वो है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। वो क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारे पास में हम बात कर रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप। देखो हमारे पास जैसे हम बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट की, सेकंड पीरियड में हमारे पास में लिथियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। कुछ एलिमेंट लिए, इनिशियल 5 एलिमेंट लिए। और मैं आपसे बात कर रहा हूं
थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बारे में, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है। स्टूडेंट, डायगोनल रिलेशनशिप में क्या है, हमने क्या कहा था, किसी भी वर्टिकल ग्रुप में आने वाले हर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। लिथियम सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बेरिलियम मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बोरोन एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इट्स ऑल गुड। बट यहां पर सेकेंड और थर्ड पीरियड के इनिशियल 3 एलिमेंट अपने से डायगोनल पोजीशन में प्लेस किए हुए एलिमेंट्स के साथ में भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ सिमिलरिटी रखता है। जैसे लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टी सोडियम के सिमिलर तो है ही सही, लेकिन लिथियम की कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से भी सिमिलर है। इसी तरह से बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करता है, बोरोन सिलिकॉन के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड पीरियड के इनिशियल 3 एलिमेंट जो डायगोनल रिलेशन शो करते हैं, इसे ही कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। कार्बन फास्फोरस से रिलेशन शो नहीं करता, ये इनिशियल 3 एलिमेंट के लिए, सेकंड पीरियड के इनिशियल 3 एलिमेंट के डायगोनल रिलेशनशिप की ही बात यहां पर हो रही है। क्लियर स्टूडेंट? अब आप सोचोगे सर किस तरह की प्रॉपर्टी ये शो करता है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने मेंडलीव पेरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया था, तब कहा था कि हम बेरिलियम का जो ऑक्साइड है पहले इमेजिन करके चलते थे कि वो Be2 होता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो भी Al2O3 ही होता है। क्लियर? पहले ये माना जा रहा था, लेकिन बाद में हमने देखा कि फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वैलेंसी जो है वो अलग अलग है। इसकी 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है। तो इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी ये डायगोनली शो करते हैं। स्टूडेंट, एक और टाइप के एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहलाते हैं? एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 92। जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है उन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन की वजह से ये एलिमेंट हमें मिलते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने सीखा कि हम लोग मेंडलीव पेरियोडिक टेबल से मॉडर्न पेरियोडिक टेबल तक कैसे स्विच किए हैं, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का, क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, और एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिपीटेशन इन पेरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरीवन। थैंक यू सो मच।